ठीक, देखो तो हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए, है ना। टर्म्स याद रखना, ठीक है, सारे याद रख लोगे सारे टर्म्स। टर्म्स नहीं आएंगे समझ तो जेनेटिक्स नहीं आएगी समझ। ज्यादा याद है ना टर्म्स, तो क्या होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, बताओ बोलो। फिर हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, उन्हीं टर्म की हेल्प से हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने आप को आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल सिचुएशन में एक्सप्रेस करे, यही तो पढ़ा हमने। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आइडेंटिकल कंडीशन तो बन नहीं रही है, तो वहां एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव ने क्यों नहीं एक्सप्रेस किया ये भी पढ़ोगे आप जेनेटिक्स में, समझे। रेसेसिव ने वहां क्यों एक्सप्रेस नहीं किया हम ये भी पढ़ते हैं। और अगर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है तो ऑब्वियसली कौन एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव ही एक्सप्रेस करेगा, और तो कुछ है ही नहीं। तो जब कंडीशन होमोजाइगस होती है तो वो अपने आप में ही कंक्लूड कर देती है कि हम होमोजाइगस हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तो वही एक्सप्रेस करेंगे, और तो कोई नहीं कर सकता। डाउट आता है किसमें, हेट्रोजाइगस में। लेकिन जब भी तुम जीन पढ़ने जा रहे हो, टाइप ऑफ जीन पढ़ने जा रहे हो, तीन सिचुएशन याद रखो, या तो वो होमोजाइगस होगा, या हेट्रोजाइगस होगा, या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट रेसेसिव में से कोई एक, है कि नहीं। तीन ही कंडीशन बनती हैं। कभी भी जीनोटाइप को ऐसे मत सोचो यार, जीनोटाइप पूछ लिया, कुछ बड़ा पूछ लिया है, समझे कि नहीं। तीन लेवल पे सोच लो, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस। ठीक, टर्म्स के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, हमने टर्म्स पढ़ लिए, अब हम जेनेटिक्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स को हम क्या कर रहे हैं, तीन पार्ट में जैसे यूजुअली पढ़ा जाता है वैसे पढ़ ले रहे हैं। मेजर जो जेनेटिक्स है वो क्या है, मेंडल ने पढ़ा दी है आपको, तो हम मेंडेलिज्म पढ़ेंगे। मेंडल से पहले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कहाँ पढ़ लेते हैं, प्री मेंडेलिज्म में पढ़ लेंगे, ठीक है, प्री मेंडेलिज्म में। और इसके बाद जो भी आप मेंडल में देखेंगे कि मेंडल ने कोई एक लॉ दिया है, कोई एक रूल दिया है, ठीक है, कोई क्रॉस कराया और जो रिजल्ट आया, अगर आप उस रिजल्ट में कोई वेरिएशन लाकर कुछ प्रूफ करते हैं तो वो पोस्ट मेंडेलिज्म में चला जाएगा। लाइक मेंडल की स्टडी से अलग उसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट मेंडेलिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोस्ट मेंडेलिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। अब तुम कोर कॉन्सेप्ट देखो, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मेंडल क्या कह रहा है, वन जीन इज इक्वल्स टू टू एलीन। और ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये कंट्रोल करेगा किसे, कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ये कोर मेंडेलिज्म है, समझे कि नहीं। यही है पूरा आइडिया मेंडल का। आगे जाके जितना भी तुम्हें पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, जो भी क्रॉस पढ़ना है, सब ये इतना याद रखना है बस, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले की जेनेटिक्स क्या थी, ये तो मेंडल के टाइम की जेनेटिक्स है। इससे पहले की जेनेटिक्स क्या थी, इससे पहले की जेनेटिक्स ये थी कि जीन जो है वो क्या, जीन ब्लेंड हो जाते हैं। जीन क्या शो करते हैं, ब्लेंडिंग शो करते हैं। एक जीन तुम्हारे पास आया, ठीक है, दूसरा आया, दो एलील आएंगे, दो एलील आएंगे, दो एलील मिलेंगे तो एक जीन बनेगा। ये जीन ब्लेंड हो गया, ये जीन ब्लेंड हो गया, समझे कि नहीं। सपोज एक तरफ से रेड के लिए आया, एक तरफ से व्हाइट के लिए आया, और दोनों मिले पिंक बन गया। अब अगर ये जीन किसी पिंक से मिलेगा तो और पिंक बनेगा, ये ब्लेंडिंग है, इसको ब्लेंडिंग कह रहे हैं आप, समझे। लेकिन मेंडल क्या कह रहा है, इनके अगेंस्ट कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। तो जितनी भी प्री मेंडेलिज्म स्टडी है, जितनी भी स्टडी मेंडल से पहले की है, वो क्या कह रही है, जीन ब्लेंड शो करता है, जीन में ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। और इन सबको सारी थ्योरीज को कलेक्टिवली क्या कह दिया गया, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग। मेंडल से पहले की सारी बातें रिलेटेड टू जेनेटिक्स जो थी वो क्या कह दी गई, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग। सबका एक ही कंक्लूजन था कि जीन ब्लेंड कर जाता है, समझे। सोचो अगर जीन ब्लेंड कर जाता होता, सोचो अगर जीन ब्लेंड कर जाता होता, कैसे वेरिएशंस आते। जीन इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, समझे कि नहीं। आपके पेरेंट्स के पास में जो जीन थे वो तुम तक आ गए, वो तुम तक आ गए। अब तुम में कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा। अगर वो मिक्सिंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये मिक्सचर तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना। पहले तुम्हारे पेरेंट्स, फिर उन पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और ऐसे चलती आ रही जनरेशन। तो ये तो बहुत ही अजीब सा मिक्सचर बनेगा। इसलिए जीन को एकदम इंडिपेंडेंट नेचर का बनाया हुआ है कि तुम्हारी बॉडी में वो जीन भी एक्सप्रेस कर सकता है जो तुम्हारे प्रिमिटिव के पास था, और अगर तुम तक वो पहुंचा है, और अगर वो तुम तक पहुंचा है, समझे कि नहीं। हमने तो यही कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाले वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, और वो तुम तक पहुंचते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो एक्सप्रेस करते हैं। सपोज हम रेसेसिव जीन की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी में किसी जीन के लिए एक रेसेसिव एलील है और एक डोमिनेंट एलील है,
तो कौन सा एक्सप्रेस कर रहा होगा? डोमिनेंट एलील। लेकिन अगर तुमने अगली जनरेशन में रेसेसिव भेजा और दूसरी साइड से भी रेसेसिव आया तो कौन एक्सप्रेस करेगा? रेसेसिव। तो ये रेसेसिव के कैरियर कौन है? तुम ही तो हो, तुम्हारे पास ही तो था, तुम्ही ने तो भेजा। समझे कि नहीं? तो यहां ब्लेंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम कहते हैं एक प्लांट टॉल है, एक शॉर्ट है, टॉल को शॉर्ट से मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए? ब्लेंडिंग के हिसाब से तो टॉल शॉर्ट का इंटरमीडिएट आ जाना चाहिए। फिर उस इंटरमीडिएट को दूसरे इंटरमीडिएट से मिलाएंगे और नया इंटरमीडिएट। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना। मेंडल का सिंपल सा रूल था, जीन ब्लेंड नहीं होता। टॉल को डॉफ से मिलाया, टॉल वाला डोमिनेंट है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। समझे? अगर मौका मिला डॉफ वाले को तो वो भी एक्सप्रेस करेगा, वो ब्लेंड नहीं हुआ है। समझे? आप फिनोटाइप सोच के मत देखिए कि फिनोटाइप एक टॉल को एक डॉफ से मिला है। टॉल और डॉफ फिनोटाइप नहीं मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है? जीनोटाइप मिल रहा है, और उस जीनोटाइप से आपको फिनोटाइप मिल रहा है। ठीक, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मेंडल ने क्या किया, एक जीन दो एलील के से बना हुआ होता है, और ये किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये जीन क्या कभी ब्लेंड करता है? जीन नेवर ब्लेंड। समझे कि नहीं? जीन कभी भी ब्लेंड नहीं करता है। ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद में आप जो भी पढ़ेंगे वो क्या होंगे? एक्सेप्शंस होंगे। समझे कि नहीं? एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलिज्म। वो जो मेंडल में स्किप हो गया, ठीक है, नहीं पढ़ा जा सका, है ना, और बाद में उसका एक्सेप्शन साबित हुआ, वो यहाँ पढ़ेंगे हम पोस्ट मेंडेलिज्म में। तो हमारे पास में अभी पढ़ने के लिए ये है, ये हमारा पार्ट नहीं है, हम इसको डील करेंगे और ये दोनों डील करेंगे। समझ आएगा? तो नेक्स्ट देख रहे हैं मेंडेलिज्म। ठीक है, थ्योरी होगी तुम्हारी बुक में, देख थ्योरी मेंडेलिज्म से रिलेटेड। तो हम जो है वो कवर कर रहे हैं क्या? मेंडेलिज्म। ठीक है, मेंडेलिज्म। और मेंडेलिज्म में हम सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। किसके बारे में? मेंडल के बारे में। ठीक है, मेंडल हिस्ट्री देखिए। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो मेंडल की हिस्ट्री देख रहे हैं। सबसे पहले बेटे बर्थ बेटे कब हुई? बर्थ कब हुई? 1822 होगा बेटे। समझे कि नहीं? 1822 में बर्थ हुई। ठीक, उसके बाद में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1822 में बेटे क्या हुआ? बर्थ। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखोगे 18 कब से कब तक काम किया बेटे? 1856 टू 1863। कितने साल? 7 ईयर तक किस पे काम किया बेटे? वर्क डाउन पी। कौन सा पी बेटे? अबे पाइसम से टाइम है साइंटिफिक नेम। कौन सा पी? गार्डन पी। एक पी की वेराइटी होती है बेटे, समझे कि नहीं? जैसे स्वीट पी, उसका साइंटिफिक नेम अलग होगा, लेथाइरस ऑर्डरेटस। समझे? ठीक वैसे एक ग्राउंड पी है, तो उसने गार्डन पी पे वर्क किया। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है बेटे? पाइसम सेटाइवम। क्लास 11 में तुमने पढ़ा है कि कोई साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं, बायनोमियल क्लासिफिकेशन है, किसने दिया? कार्लेस। उसके पास कार नहीं थी कार्लेस कार्लेस था वो। समझे क्या नहीं? उसके पास कार थी नहीं। वाह भाई वाह। ठीक है, वर्कड ऑन गार्डन पी पाइसम सेटाइवम। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? 1856 टू 1863 वर्क करने के बाद कब पेपर पब्लिश किया? 1860। देखो आपकी बुक में दिया है 1865 में पेपर को पब्लिश किया। मतलब ये कि जो वर्क किया उसको बताया कि हमने क्या वर्क किया। ठीक है, तो पब्लिश जो किया वो किस नाम से किया बेटे? पब्लिकेशन जो आया वो किस नाम से आया? देखो आपकी बुक में लिखा है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है कौन से प्लांट पे? गार्डन पी। समझे कि नहीं? पाइसम सेटाइवम पे। तो ये पब्लिकेशन था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उसने ये काम किया हुआ है 1865 में। ठीक है, फिर उसके बाद 18 कब डेथ हुई? 84 ये। तो वर्क पब्लिश कर दिया 1865 में, है ना। डेथ कब हो गई? 1884 में। वर्क अननोन रहा 1900 तक। कब तक? 1900 तक। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि ये तो मेंडल की
लाइफ हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, उसने कैसे काम किया, क्या काम किया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो वर्क हुआ है, समझे कि नहीं, डेथ के बाद बेटे क्या हुआ, ये वर्क जो था, वर्क रिमेन कैसा रहा बेटे, रिमेन अननोन। आपको एनसीईआरटी की लाइन से ये बात क्लियर करनी है कि क्या रीजंस थे, क्यों उसका वर्क अननोन रहा, समझे कि नहीं, बोलो रीजंस। रीजंस क्या थे बेटे, पहला बेटे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, कम्युनिकेशन एरर था, समझे कि नहीं। आज तो कम्युनिकेशन सही है ना, मैसेज पहुंच जाता है ना कि कल कितने बजे क्लास है, फिर भी लेट हो जाते हैं मुस्तफा, है ना। उस टाइम भी प्रॉब्लम थी, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई। दूसरी दूसरी मेंडल का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट था नॉट एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के जो मेंडल के एंटी थे, है ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जीन तो ब्लेंड करता है, हम तो मानेंगे नहीं तुम्हारी बात, ठीक, कोई बात नहीं। तीसरा मैथ्स यूज कर ली भाई, एक तो वैसे ही तुमने इतने बड़े कॉन्सेप्ट को, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था जो सभी साइंटिस्ट कह रहे थे जीन ब्लेंड करता है, ब्लेंड करता है, मैंने कहा नहीं नहीं ब्लेंड करता है, वो भी एक्सप्लेन किससे किया, मैथ्स से। बायो का टॉपिक, बायो वाले वैसे भी देखो मैथ फिजिक्स से भागे भागे घूम रहे हैं, समझे, दो न्यूमेरिकल आ जाते थे, इनका गड़बड़ हो जाता है पेपर, ठीक, तो मैथ्स यूज कर ली, नॉट एक्सेप्टेबल। फोर्थ पॉइंट बेटे क्या, नो फिजिकल प्रूफ, किस चीज का, नो फिजिकल प्रूफ फॉर फैक्टर्स एग्जिस्टेंस, समझे कि नहीं, है भी कि नहीं है, कहाँ है, कैसा दिखता है, ये कुछ पता ही नहीं था। सो तो स्टेटिस्टिक्स लगा के, मैथमेटिक्स लगा के ये सारी चीजें साबित कर दी, ठीक है। तो वर्क जो था बेसिकली, अगर इस पॉइंट से देखें तो उस टाइम बियॉन्ड द टाइम वर्क था, है कि नहीं। ये सारी चीजें क्यों हुई, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन एरर समझ आता है, ये बाकी की सारी चीजें कैसे हो गई कि उसके कॉन्सेप्ट को, ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नो ब्लेंडिंग, यहाँ क्या लिख दे, नो ब्लेंडिंग, है ना, जीन ब्लेंड नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट ऑफ नो ब्लेंडिंग, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहा है वो। तो साइंस का एवोल्यूशन भी तो हुआ है, अवेलेबिलिटी नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं है कि नहीं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की भी तो जरूरत थी, वो भी नहीं थे। जब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की कितनी लैक रही होगी उस टाइम में, ऐसा कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से क्या हो गया बेटे, टाइम के हिसाब से क्या हो गया, बियॉन्ड द टाइम स्टडी। ये कैसी कैसी स्टडी थी, ये बियॉन्ड द टाइम स्टडी थी भाई, चीजें ना होने पे, अवेलेबिलिटी कम होने पे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देना कि बाद में जाके वही एक सही कॉन्सेप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये समझ लो कैसे पॉसिबल था, ठीक। तो मेंडल तो इंटेलिजेंट रहा होगा तुम लोग के जैसा ना, एकदम नहीं रहा होगा, इतना बड़ा, इतने साइंटिस्ट को अपोज करना और एक अपनी थ्योरी देना, फिर बाद में वो सही होना, फिर बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स डिक्लेयर करना, तो तुम जैसे इंटेलिजेंस नहीं उसके पास रहा होगा क्या बेटे। नेक्स्ट बताओ, अब अगर ये रीजन हमें समझ आ गया है कि वो अननोन रहा है, तो फिर क्या हुआ उसके टाइम पे, उसके टाइम पे क्या हुआ, रीडिस्कवरी हुई बेटे, क्या हुआ, रीडिस्कवर। ये रीडिस्कवरी क्यों हुई, कौन किया, कब हुई, ये तो सवाल होते हैं बेटे, कब रीडिस्कवरी हुई, 1900, समझे कि नहीं, इन 1900, तो कितने साल के बाद मेंडल की डेथ के रीडिस्कवरी हुई, 100 साल, अच्छा, कितने टाइम के बाद वर्क के पब्लिश होने के रीडिस्कवरी हुई, दो सवाल है बेटे। 1865 में वर्क पब्लिश हो गया, 1900 में रीडिस्कवरी, कितने साल लगे, 45, 35, इसीलिए मेंडल ने जब मैथ्स यूज की थी ना बेटे,
तो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि तुमको 65 प्लस 45 मिला के 100 बनाना है कि नहीं? कितना? 35 ईयर आफ्टर वर्क पब्लिकेशन, और कितने साल के बाद डेथ के? 16 ईयर ऑफ आफ्टर डेथ, समझे कि नहीं? तो ये 1900 में वर्क डिस्कवर हुआ। कितने साइंटिस्ट बेटे? थ्री साइंटिस्ट। कौन कौन से? डीवराइज बेटे, कार्ल कोरेंस, समझे कि नहीं? तो मेंडल ने जो वर्क किया और उससे जो रिजल्ट आया, उनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, पॉस्टुलेट की फॉर्म में दे दिया कि ये रिजल्ट आया। उनको लॉ की फॉर्म जो है ना, वो दूसरे साइंटिस्ट ने दी, उनमें से एक कार्ल कोरेंस भी है जिन्होंने लॉ की फॉर्म दी हुई है। ठीक है, दूसरा बेटे, और बेटे, ये 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ याद कर लेना आप। ठीक है, और कहाँ मिलेगा आपको? ये लिखा हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये समझ गए? ये लिखा हुआ है। ठीक, आप यहां समझिए, यहां ये समझिए, ह्यूगो डिवरीज ने ये यहां से एक पॉइंट और याद करना है आपको। इन्होंने एक थ्योरी दी हुई है बेटे, क्या? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। कहाँ पढ़ेंगे? इवोल्यूशन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे कि नहीं? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो दी हुई है, समझ आ गया? तो ये हो गया। तुम आगे आगे क्या पढ़ेंगे हम? पहले मेंडल की हिस्ट्री पढ़ ली है, उसके बाद में वर्क अननोन, बाद में कुछ कहलवाना ही चाह रहे हो क्या हमसे? ठीक है, तो रीडिस्कवरी हो गई बेटे, जल्दी से निकालो तुम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये पढ़ लो टॉपिक, फिर पढ़ाता हूँ। पढ़ लिया? चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कुछ रीजन दे रखे हैं सक्सेस के, है ना? मेंडल सक्सेस, ये काम तो और भी लोगों ने किया ना जेनेटिक्स पे। तो मेंडल का वर्क जब रीडिस्कवर हुआ तो इतना ज्यादा सक्सेस क्यों हुआ? ठीक है, रीजंस, हम रीजंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना सक्सेस क्यों? और भी लोगों ने काम किया, और भी थ्योरी दी, अच्छे साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट, समझे कि नहीं? उन्होंने रीजन दिया। अभी एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, तुम्हें याद है कि क्या नाम है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो मर्दों की वजह से हो रही है ना? हाँ, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, दिया मिर्जा। हाँ, सीरियसली इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, है ना? वो ये ट्रैप कर रहे हैं, उनका अलग ही चल रहा है। हो सकता है इस बात को सीरियसली लिया हो, जैसे पहले होता नहीं था कि तुमने मोटी शर्ट पहन ली तो कोई इतनी मोटी शर्ट तुम्हें देखकर तो मुझे गर्मी लग रही है। इस बात को या जैसे बाल बड़े हैं, तुम्हारे बाल इतने बड़े, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? ये रीजन ले लियो ना ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेंडल की सक्सेस के रीजन। पहला रीजन बेटे तुम्हारी बुक में क्या दे रखा है? क्यों? लिमिटेड कैरेक्टर स्टडी। बेटे क्या? लिमिटेड कैरेक्टर स्टडी। एक टाइम पे है ना, एट अ टाइम, एक टाइम पे उन्होंने, ये नहीं है कि चलो एक बार में सारे कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स को स्टडी किया, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। एक तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंडल के सक्सेस का मेजर रीजन जो है वो क्या है? यही है कि उन्होंने, ये नहीं है कि एक बार हाइप में चलो सब पे काम कर लेते हैं, सब पे काम कर लेते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स को बराबर टाइम देकर प्रॉपर स्टडी किया हुआ है। तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया, लिमिटेड कैरेक्टर्स को स्टडी किया। दूसरा बेटे क्या? क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस्ड स्टडी थी ये, है कि नहीं? कुछ में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ क्वालिटी पे फोकस किए हुए हैं कि अच्छी क्वालिटी आ जाए, कुछ बार सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया हुआ है। मेंडल ने दोनों चीजों को पैरेलल लेकर काम किया हुआ था। ठीक है, तीसरी चीज क्या है बेटे? मैथ्स यूज होना ही बाद में, जिस चीज का तुम फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे हो उसे मैथमेटिकली स्टेटिस्टिकली प्रूफ कर दे रहे हो,
समझे कि नहीं, और बाद में वो सही साबित होता है जब माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट आता है, तो वो भी एक मेजर रीजन साबित हुआ। ठीक है, फिर क्या फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड इंटैक्ट है कि नहीं, जितना भी रिकॉर्ड था, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, 1 साल का 2 साल का 7 साल स्टडी की ना, पूरा मटेरियल फाइल्स बना के रखी हुई है बढ़िया करके। ठीक है, रिकॉर्ड इंटैक्ट रखना एक चीज हो गई। और क्या था बेटे, और बेटे क्या, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। बेटे ये एक बड़ा रीजन बाद में साबित हुआ कि इसको लेना बहुत सही रहा, पी प्लांट को। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट भी एक मेजर रीजन था सक्सेस का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, फिर यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है ये कि मेंडल ने ये सेलेक्ट ही क्यों किया, वाई, मतलब इधर रैंडम तो नहीं सेलेक्ट कर लिया होगा, चलो पी प्लांट पे स्टडी कर लेते हैं, है कि नहीं, मटर छीलने से अच्छा है मटर पे स्टडी कर ली जाए, ऐसा तो नहीं सोचा होगा। क्यों, तो कुछ रीजन दे रखे हैं आपकी बुक में कि क्यों किया सेलेक्ट, हम पढ़ रहे हैं वही कि क्यों किया है सेलेक्ट। देखो बताओ बेटे, इजी अवेलेबल है कि नहीं, इजी अवेलेबल, पी प्लांट है बेटे, पी नहीं है सब्जी मंडी निकल गए 1 किलो खरीद लाए, पी प्लांट की बात हो रही। इजी अवेलेबल का मतलब ये है कि ग्रो हो जाता है सब जगह। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पर्टिकुलर सॉइल पे ग्रो करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी थी वहां पे और भी बहुत जगह पे। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, समझे कि नहीं, कुछ चीजों की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी होती है। जैसे हम एंजियोस्पर्म की बात करें, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिम्नोस्पर्म की बात करें अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट की बात करें तो उनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो एक ऐसा फिल्टर लगाया कि उनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, एक तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा तो अवेलेबिलिटी कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी नहीं। दूसरा बेटी कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है। अब सोचो अगर कोई प्लांट ऐसा ले लिया जिसका लाइफ साइकिल समझ रहे हो बहुत लंबा है और उसमें अगली जनरेशन बहुत टाइम में आ रही है, तो फिर मेंडल को भी तो उतना ही लंबा लाइफ स्पेन चाहिए होगा, और वो अपनी लाइफ तो नहीं बढ़ा सकते थे, ठीक है इस बार 1000 साल जी के ज्यादा काम कर लेंगे, ऐसा हो जाता है क्या। तो फिर एनुअल प्लांट था। और क्या बेटे, ये कैसा प्लांट है, बायसेक्सुअल के यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। इसका क्या फायदा है, बायसेक्सुअल होने का क्या फायदा है, यही फायदा है ना कि अगर आप यूनिसेक्सुअल प्लांट होता, मोनोशियस डाइशियस वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, मेल अलग होता फीमेल अलग होता, तो 2 प्लांट सर्च करना पड़ते हैं, मेल को ढूंढना फीमेल प्लांट को ढूंढना फिर क्रॉस कराना। यहाँ क्या बायसेक्सुअल है, एक प्लांट पे काम हो रहा है, समझे कि नहीं ये। फिर अब बताओ मुझे, अगर प्लांट बायसेक्सुअल है तो कौन सा पॉलिनेशन होता होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन। तो बेटे नेचुरली यहाँ क्या हो रहा है, नेचुरली क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर इनब्रीडिंग कहते हैं उसे। तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन यहां क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था। तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्रॉस पॉलिनेशन से कैसे कराया जाता है डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, इमेस्कुलेशन करते हैं, ठीक है, फिर बैगिंग करते हैं और डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए डिजायरेबल पॉलन को शेड करते हैं उस पर, वही वही सेम मेथड यूज किया हुआ है, समझे कि नहीं, वो मेथड ही इन्होंने यूज किया हुआ है कि हम इमेस्कुलेशन करेंगे, बैगिंग करेंगे, डिजायरेबल पॉलन को शेड करेंगे। ठीक, और इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं, बोलो, इसके अलावा क्या, प्रोजेनी नंबर, प्रोजेनी नंबर कैसा है, बहुत हाई है। सोचो अगर एक जनरेशन मेंडल ने स्टडी की, है ना, एक जनरेशन स्टडी की और एक जनरेशन में एक ही प्रोजेनी आया और वो भी समहाउ डैमेज हो गया, तो दूसरी जनरेशन का वेट करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, से नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा आ रहे हैं। अगर सेल्फ ब्रीड कराना है, फिर से ब्रीड कराना है, तो कम से कम 4 है अवेलेबल है, फिर से करा सकते हैं क्रॉस, ठीक है, प्रोजेनी नंबर। और बेटे मैनी, सबसे जरूरी चीज समझे आप, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कितने, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मैंने सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करके बता दिया, मेंडल ने कब वर्क किया, समझे कि नहीं, और वो वर्क जो था वो कैसा रहा, अननोन रहा, क्यों रहा, जब रीडिस्कवर हुआ तो किसने किया, और रीडिस्कवर होने के बाद बहुत ज्यादा जो कामयाबी मिली, वो जो सक्सेस है, उसके रीजंस क्या है। अब हम एक पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, इतने सारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी की हुई है, समझे कि नहीं, कितने,
7 कैरेक्टर। तो हमारा अगला टॉपिक ही कैरेक्टर से रिलेटेड है। बेटे कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी की? स्टडी एट 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर। तो यहां ध्यान से समझो इस पॉइंट को। 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया है हमने। क्या पढ़ा हुआ है? अगर कैरेक्टर में वैरायटी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे। तो मेंडल ने अगर 7 कैरेक्टर पे स्टडी की तो हर कैरेक्टर के लिए एक डोमिनेंट एक रिसेसिव लिया होगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैरेक्टर की वैरायटी को क्या कहते हैं? ट्रेट। तो या तो आप ट्रेट के लीजिए या वैरायटी। 7 कैरेक्टर के लिए बेटे कितने? 14 वैरायटी। ये 14 वैरायटी या फिर आप क्या कहते हैं 14 ट्रेट्स पे स्टडी की हुई है। क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ये ट्रू ब्रीड थी? बोलो, ये वाला पॉइंट समझना है तुम्हें। क्या लिखा हुआ है कि ट्रू ब्रीड्स थी? ट्रू ब्रीड या फिर बेटे क्या लिखूंगा मैं? प्योर लाइंस। ये अगर हम ये पढ़ लेंगे तो सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने सारी थ्योरी को आपको कनेक्ट करके बता दिया, समझे कि नहीं? उससे जरूरी चीज क्या है? आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सारे कैरेक्टर कौन से हैं। ये सारे कैरेक्टर कौन से हैं? वो कैरेक्टर्स तुम्हें याद करना है। एनसीईआरटी में 3 जगह दिए हुए हैं 7 कैरेक्टर, समझे कि नहीं? सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप दिया है कि नहीं दिया है? ये और पॉड कलर, समझे कि नहीं? टॉल डॉफ तो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है? ये 7 कैरेक्टर। ठीक, मैं भी एक पॉइंट उसमें क्लियर करूंगा, लेकिन ये ध्यान से देख लीजिए। ये क्लियर हो गया? बोलो। तो मैं आपको ट्रू ब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाऊं फिर। ट्रू ब्रीड क्या होती है? कोई बताएगा ट्रू ब्रीड क्या होती है? ये प्योर लाइन का मतलब क्या है? डोमिनेंट भी होगा और रेसिसिव भी होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस रेसेसिव प्योर लाइन नहीं हो सकता है क्या? हाँ। तो फिर आधी बात आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं, सिर्फ ऐसे ही आइडेंटिकल होना या होमोजाइगस डोमिनेंट को या होमोजाइगस रेसेसिव को आप प्योर लाइन नहीं कह देंगे, समझे कि नहीं? प्योर लाइन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक होमोजाइगस ब्रीड हो या होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रेसेसिव, वो कंटिन्यूअसली इनब्रीड करती रही है। क्या करती रही है? कंटिन्यूअसली इनब्रीड करती रही। कितनी जनरेशन तक? 5 से 6 जनरेशन मिनिमम। कोई भी जीनोटाइप एक पॉपुलेशन में स्टेबलाइज हो जाता है जब वो कंटिन्यूअसली किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्रॉस ब्रीडिंग का क्या मतलब था कि एक डिजायरेबल काउ का आपने क्रॉस कराया ताकि नए प्रोजेनी में वो डिजायरेबल कैरेक्टर मिले। अब उस प्रोजेनी का ऐसे ही जब वो प्रोजेनी एडल्ट होगा, जब वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे आएगा, तो आप ऐसी जगह क्रॉस कराइए कि सेम जीन मिले, तो वो जीन कंटिन्यूटी में रहेगा और एक जीन में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी। प्योर लाइन क्या होती है? प्योर लाइन वो होती है जिसका कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग हुआ हो 5 से 6 जनरेशन तक और उसका जीन स्टेबल हो चुका हो और इनहेरिटेंस को शो करता हो, तब जाके हम उसको प्योर लाइन बोलते हैं। मान लो कि वो 1 ही साल का प्योर लाइन था, है ना? एक जनरेशन का ही प्योर लाइन था, मेंडल ने क्रॉस कराया और वो एक्सप्रेस ही नहीं किया। सपोज कि मेंडल ड्वार्फ के लिए क्रॉस करा रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी ले हुआ है और वो एक्सप्रेस ही ना करे। स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा क्या? सोचो कौन सा ड्वार्फ के लिए क्या एक्सप्रेस करेगा? स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा ना। तो स्मॉल टी लाने के लिए मान लो आदिल, मेंडल को ये प्लांट मिले या फिर तुम्हारे पास ये प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कंडीशन है? हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और हमें चाहिए क्या? प्योर लाइन। क्या ये प्योर लाइन है? प्योर लाइन का मतलब क्या? होमोजाइगस। तो हमें क्या चाहिए? प्योर लाइन चाहिए। अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने इनका क्रॉस कराया, एक तुम्हें ये होमोजाइगस मिला, एक ही मिला कि नहीं मिला? तो ये क्या यहाँ स्टेबिलिटी है कि आपको बार बार होमोजाइगस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, समझे कि नहीं? आपको डिटेल्ड होमोजाइगस ही चाहिए, समझे? तो हम क्या, अगर हम इस तरह के क्रॉस कराएं कैपिटल टी क्या आएगा? 100% कैपिटल टी। ये इनब्रीडिंग है, समझे कि नहीं? एक तरफ हम क्या करें? स्मॉल टी क्रॉस करा रहे हो, क्या आ रहा है? स्मॉल टी आ रहा है। ये इनब्रीडिंग है। कंटिन्यूअस ऐसे 5 से 6 जनरेशन तक इनब्रीडिंग हुई है, तो जीन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, समझेंगे नहीं? स्टेबल होने के साथ साथ इनहेरिटेंस को शो करेगा। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? बोलो। प्योर लाइंस। प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ठीक है, मैं आपको प्योर लाइंस एक्सप्लेन कर देता हूं।
ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइंस क्या है? कंटिन्यूस इनब्रीडिंग। कितनी जनरेशन तक? 5 to 6 जनरेशंस। समझ आया एक पॉइंट। दूसरा बेटे क्या? स्टेबल ट्रेट। क्या होना चाहिए? स्टेबल ट्रेट। ट्रेट वहां स्टेबल हो जाए, उसकी स्टेबिलिटी हो जाए। दूसरा क्या बेटे? लास्ट में क्या बोलो जल्दी से? इनहेरिटेंस शो करे। अगर कोई ट्रेट इनहेरिटेंस ही शो नहीं कर रहा है और आप उसको प्योर ब्रीड उसके लिए बोल दे तो फायदा क्या? आप क्रॉस करा के भी उसको आगे नहीं भेज पाओगे। क्रॉस कराएंगे और वो आगे नहीं जाएगा तो क्या फायदा होगा? क्रॉस तो इसीलिए करा रहे हैं कि वो कैरेक्टर आगे जाए, वो ट्रेट आगे जाए। तो ये होती है प्योर लाइंस, ये होती है प्योर लाइन। ये 7 कैरेक्टर कौन से हैं बेटे? बोलो। स्टेम, हाइट, ठीक है, एक फ्लावर, कलर, तीसरा फ्लावर पोजीशन, फोर्थ सीड शेप, फिफ्थ बेटे सीड कलर, सिक्स्थ बेटे पॉड शेप और सेवेंथ पॉड कलर। अब ध्यान से समझिए आप, इन सब के लिए ये कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर हो गए। सबका ट्रेट होगा बेटे। ट्रेट कौन कौन सा होगा? ट्रेट कौन कौन सा होगा? एक डोमिनेंट ट्रेट लिया हुआ है, ठीक है, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया हुआ है और एक रेसेसिव ट्रेट लिया हुआ है। डोमिनेंट और रेसेसिव। बोलो स्टेम हाइट का डोमिनेंट क्या है? टॉल। तो यहां क्या हो जाएगा? डॉर्फ। ठीक है। फ्लावर का कलर लिया है हमने। फ्लावर का कलर कैसा है? ठीक है। ये तो हो गया क्या? डोमिनेंट। रेसेसिव बताइए। ये चलो फिर बताओ। फ्लावर की पोजीशन टिप पे है, ठीक है, और टर्मिनल, ठीक है। सीड का शेप बता दो। राउंड सीड और रिंकल्ड। इससे रिलेटेड एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब सीड का कलर बताओ। यहां आपको ये पॉइंट याद नहीं, येलो और ग्रीन। ग्रीन कैसा है? रेसेसिव। सीड के कलर में ग्रीन कैसा है? रेसेसिव। क्या ग्रीन कभी डोमिनेंट होता है? कब? पॉड के कलर में यहां डोमिनेंट है ये, तो रेसेसिव क्या हो जाएगा? येलो। इतना पॉइंट याद रख लोगे? इतना पॉइंट याद रख लोगे बेटे? येलो डोमिनेंट कब है? सीड के कलर में। येलो रेसेसिव कब है? पॉड के कलर में, ठीक। यहां पॉड का शेप बेटे इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड को फुल भी लिखा है क्या? ठीक है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये इतने सारे हो गए। ये सारी थ्योरी है, यहां तक जितना भी हमने पढ़ा था ये सारी थ्योरी है। समझे कि नहीं? अब हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ एक पॉइंट समझिए। एक चीज जो आपको याद रखनी ही है वो ये है, बच्चे कुछ कंफ्यूजन की वजह से करके आते हैं। येलो यहाँ क्या है? रेसेसिव है। और येलो यहाँ क्या है? डोमिनेंट है। ये गलत मत करके आना, समझे कि नहीं? ये गलत मत करके। अब बताओ, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर तुमने सुना है, ठीक है, 10th क्लास में भी है ये। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज मेंडल ने लिंकेज नहीं पढ़ा। पता है क्यों नहीं पढ़ा? क्या रीजन है उसका? तो ये जो आप क्रोमोसोम, ये जो जितने भी आप कैरेक्टर पढ़ रहे हो, ये जितने भी आप कैरेक्टर पढ़ रहे हो, इनका जीन तो क्रोमोसोम पे होगा ना? क्रोमोसोम पे होगा। मेंडल ने कौन कौन से क्रोमोसोम पे स्टडी की? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ। 7 कितने कैरेक्टर हैं? 7। जीन कितने होंगे? मेंडल का कॉन्सेप्ट क्या था? 1 जीन इज इक्वल टू 2 एलील विच कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर हैं? तो जीन कितने होंगे? 7। इसमें तो एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता। उसका खुद का कॉन्सेप्ट यही है कि एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, तो 7 कैरेक्टर को कितने जीन कंट्रोल करेंगे? 7 कैरेक्टर। समझे कि नहीं? 7 कैरेक्टर को 7 जीन कंट्रोल करेंगे। उसने जो क्रोमोसोम्स पे स्टडी की है वो कौन कौन से थे? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। मतलब एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन प्रेजेंट थे। समझे कि नहीं? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है ये? नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब मुझे बताओ, मेंडल ने 4 क्रोमोसोम पे 7 जीन को स्टडी किया और फिर भी लिंकेज को नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? लिंकेज को नहीं पढ़ा है, लिंकेज को नहीं बताया है। तो इसका मतलब है कि जीन एक दूसरे से दूर प्रेजेंट रहे होंगे। जीन एक दूसरे से दूर प्रेजेंट रहे होंगे। ये
तुम्हें इतना जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन आगे जाके हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंडल ने इतनी सारी स्टडी की, ठीक है, ये सारा हमने थ्योरी पढ़ लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर टॉपिक पढ़ने का मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है क्रॉस तो आज समझ आ जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, टर्म्स याद रखना है, हमने जो टर्म्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, बस आप टर्म्स याद रखिए। ठीक, टर्म्स याद रखिए। देखिए कोई भी क्रॉस, अच्छा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले अब ये एक फॉर्मूला याद रखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या क्या मेथड यूज किया मेंडल ने, मेथड फॉर क्रॉस। जब भी कोई क्रॉस करना है तो क्या टेक्निक यूज करनी है, वो मेथड पढ़ लो। उस मेथड से आप खुद ब खुद क्रॉस कर देंगे सारे। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेथड में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, आप क्या सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेंडल ने जब भी क्रॉस किया तो क्या ली, प्योर लाइंस। ये वही प्योर लाइंस प्योर पेरेंट है, समझे कि नहीं। जब भी आप क्रॉस करें किसका सिलेक्शन करें, प्योर पेरेंट का। जब आपने प्योर पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया तो इनको आपस में क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको, प्रोजेनी मिलेंगे। और वो प्रोजेनी कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। जब भी आप प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करोगे और क्रॉस कराओगे तो हमेशा आपको हाइब्रिड ही मिलेगा। बोलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराओगे, क्या हमेशा हाइब्रिड नहीं बनेगा, हमेशा हाइब्रिड बनेगा। तो एक बार में बिना सोचे तुम्हें ये याद रखना है कि मेंडल का कोई सा भी क्रॉस हो, चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो, ड्राई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, जब भी F1 जनरेशन होगी तो कैसी होगी, हाइब्रिड होगी, कुछ और हो ही नहीं सकता है। समझिए कि नहीं, जब भी F1 जनरेशन आएगी तो कैसी आएगी, हाइब्रिड आएगी। देखो करके बताता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मोनो हाइब्रिड के लिए होगा। डायहाइब्रिड के लिए देखो, मैं कह रहा हूँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनका क्रॉस कराओगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्या ये दो जीन के लिए हाइब्रिड नहीं है, क्या ये दो जीन के लिए हाइब्रिड नहीं है। आप तीन के लिए करा लीजिए, यहां आपने क्रॉस करा दिया बेटे, क्या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसके लिए ले लिया आपने क्या, स्मॉल सी। क्या आने वाला है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। क्या ये तीन जीन के लिए हाइब्रिड नहीं है। जब जब तुम मेंडल की स्टडी कर रहे हो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है बिना सोचे, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। मेंडल के क्रॉस है, फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, तो प्रोजेनी कैसे होंगे, हाइब्रिड ही होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब जब आपको हाइब्रिड मिले हुए हैं तो वो क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में आप हमेशा क्या करो, सेल्फिंग, किसकी सेल्फिंग, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने पेरेंट्स का क्रॉस कराया तो हाइब्रिड मिले, और इन हाइब्रिड्स को आपने क्या कह दिया, F1। तो जब आप सेल्फिंग कराओगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको क्या मिलेगा, F2 ही तो मिलेगा। तो यहां सिंपल सा तरीका है बेटे, हाइब्रिडाइज हमेशा जो आपके पास रिजल्ट आता है वो F1 होता है, और जब इन हाइब्रिड्स को क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, F2 होता है। समझ आ गया, सिंपल सा तरीका है। प्योर पेरेंट को सेलेक्ट करो, उनको हाइब्रिडाइज कराओ, F1 जनरेशन, हाइब्रिड्स को वापस क्रॉस करा दो, क्या आएगा, F2 जनरेशन। समझ आ गया। अब हम सिर्फ यही करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड में भी यही करेंगे, डायहाइब्रिड में भी यही करेंगे, जितने भी क्रॉस तुम करोगे मेथड यही रहेगा। समझिए, बोलो। तो आगे पढ़ते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इंशाल्लाह बोलो, क्या पढ़ रहे हो तुम, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड पढ़ते हैं। देखो मोनो हाइब्रिड, अच्छा मुझे ये बता दो, मोनो हाइब्रिड ही नाम क्यों है इसका, क्योंकि तुम्हें एक जीन के लिए क्रॉस करा रहा है, एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस करा रहा है। कितने ट्रेट के लिए करा रहा है, दो ट्रेट के लिए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो जो रिजल्ट आएगा F1 जनरेशन का, उसमें जो हाइब्रिड बनेगा वो कितने जीन के लिए हाइब्रिड बनेगा, एक जीन के लिए, मोनो हाइब्रिड। समझे कि नहीं। तो यहां ध्यान से देखो, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेंडल के पहले रूल को ही तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्योर पेरेंट ले लीजिए। हमने प्योर पेरेंट ले लिया बेटे, क्या लिया, प्योर पेरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझे कि नहीं, ये प्योर पेरेंट है। मुझे बताओ, ये कैपिटल टी जीनोटाइप है ना, कैसा जीनोटाइप है, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, और दूसरा क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटिपिकली कैसा दिखेगा,
टॉल, मैंने यहां लिख दिया टॉल, तो ये कैसा दिखेगा? ड्वार्फ। क्या टॉल और ड्वार्फ कॉमन है? नहीं ना, दोनों वेरिएशन है, लेकिन इनमें कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों हाइट की है, दोनों हाइट की बात हो रही है। मतलब टॉल और ड्वार्फ दोनों किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। इसीलिए बेटे हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर। टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया? ट्रेट या फिर वेराइटी। तो एक कैरेक्टर की वेराइटी आपके सामने लिखी हुई है, एक डोमिनेंट वेराइटी और एक रेसेसिव वेराइटी। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो थ्योरेटिकली इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता है लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है, समझे कि नहीं? जब भी आप कोई भी पेरेंट लोगे या हाइब्रिड्स लोगे और जब भी क्रॉस कराओगे तो क्या लगता है कि क्या ये दोनों एक प्रोजेनी में जा सकते हैं? एक ही पेरेंट के दोनों एलील एक प्रोजेनी में जा सकते हैं क्या? हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर तुम्हारे पास 20 जीन है तो 10 एलील का कंट्रीब्यूशन मदर ने किया होगा, 10 एलील का कंट्रीब्यूशन फादर ने किया होगा। यहाँ एक जीन में 2 एलील है, यहाँ एक जीन में 2 एलील है, तो क्या टॉल वाला दोनों एलील को भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। क्या मदर या डॉर्फ वाला जो पेरेंट है, क्या वो दोनों एलील को भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। तो अगर वो दोनों को नहीं भेज सकता है तो दोनों को अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक पॉइंट में ये याद रखना है, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो अलग होकर कहां जाएंगे? बहुत बड़े सारी बायो कनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं हम, समझे? क्योंकि तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये बात समझो। क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं? कौन सा मेथड है जो इनको अलग कर सकता है? गैमीट कौन से मेथड से बनाओगे आप? मियोसिस से। देयर इज अ सेल डिवीजन, मियोसिस, जो इनको अलग कर सकता है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने यहाँ मियोसिस किया हुआ है, मैं थोड़ा सा ज्यादा करके पढ़ा रहा हूं, तुम इतना तो तुम्हें समझना पड़ेगा बेटे। हमने यहाँ क्या किया हुआ है? मियोसिस किया हुआ है। बेटे जब मियोसिस किया तो मियोसिस तो आप गैमीट बनाने के लिए बनाते हो, है कि नहीं? तो यहां क्या होगा? कैपिटल टी अलग, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, स्मॉल टी अलग। टोटल कितने गैमीट बने? 4। कितने टाइप के बने? 2 टाइप के बने। ये सब याद रखने वाला डेटा है, आगे जाके तुम्हें सब डायब्रिड खुद कर लोगे, सब डेटा याद रखना है। बेटे कितने प्रोजेनी बने? कितने गैमीट बने? 4। कितने टाइप के बने? 2। ठीक, मैं कह रहा हूं ये क्या है? गैमीट्स। ये क्या है? गैमेट्स। ये अलग अलग हो गए हैं क्या? एलील अलग अलग हो गए हैं क्या? मियोसिस की वजह से हुए हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक लॉ तुमने समझ लिया है, बस हम थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं। आगे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया मैंने। बेटे अब ध्यान से देखो, ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे, ठीक है? तो जब ये इससे मिलेगा तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यही वाला अगर इससे मिलता है तो, ये इससे मिलता है तो, ये इससे मिला है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने प्रोजेनी आए? 4 प्रोजेनी। क्या ये चारों हाइब्रिड्स हैं? और हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस ही तो हो सकता है कि नहीं? तो मैं अगर यहां लिखूं ऑल हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड, तो क्या ये बात सही होगी? होगी कि नहीं होगी? क्या मैं इसको F1 जनरेशन कह सकता हूं? बोलिए, क्या मैं इसको F1 जनरेशन लिख सकता हूं? जल्दी से बताओ बेटे। ये अब मुझे बताओ, मेंडल ने जो अपना फॉर्मुलेशन दिया, पूरी मेथोडोलॉजी दी, उसके 3 स्टेप है। उनमें पहला स्टेप क्या था? प्योर पेरेंट को सिलेक्ट कर लो, कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको F1 देगा, दिख रहा है? ये आ गया। अब हम पढ़ते हैं वो टर्म्स जो हमने पढ़ा। क्या हम यहाँ फिनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं? फिनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं? क्या हम जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं? बोलिए, क्या जीनोटाइप कितने टाइप के पॉसिबल है? कितने टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप के, ठीक है, ध्यान से समझो। टोटल प्रोजेनी कितने? 4। टोटल प्रोजेनी कितने? 4। क्या 4 में कहीं होमोजाइगस डोमिनेंट है? क्या 4 में होमोजाइगस रिसेसिव है? 4 के 4 कैसे आ गए? हेट्रोजाइगस। तो क्या मैं लिख दूं 4 हेट्रोजाइगस बाकी सब 0? 4 हेट्रोजाइगस बाकी सब 0, तो 4 0 हो गया। अब इन 4 को देखने की बात करते हैं। एक हेट्रोजाइगस कैसा दिख सकता है? टॉल। हेट्रोजाइगस में कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है तो उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस ही बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, समझे कि नहीं? इस लॉ से आप इस क्रॉस से आप 2 लॉ पढ़ने वाले थे, हमने दोनों बता दिया आपको। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टोटल प्रोजेनी कितने हैं? 4।
टोटल प्रोजेनी 4 है, क्या 4 के 4 प्रोजेनी हेटेरोजाइगस है? हाँ, रेशियो क्या हो गया 4-0। ये चारों दिखेंगे कैसे? टॉल। तो ये क्रॉस क्या था? टॉल वर्सेस ड्वार्फ था ना, तो ड्वार्फ तो 0 हो गया, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं बेटे 4-0। 4 क्या है? टॉल। 0 क्या है? ड्वार्फ। 4-0 का सम करोगे तो भी 4 ही आएगा ना। तो बेटे टोटल रेशियो का सम हमेशा कितना आना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोजेनी के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोजेनी के इक्वल। ये बात मैं आपको अगले पॉइंट में समझा देता हूं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हमने प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया? क्या हमने हाइब्रिडाइजेशन बनाया? हाइब्रिड्स दिख रहे हैं आपको? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स। अगर हम सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स करेंगे तो हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी? सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स करेंगे तो हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी? F2। तो हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? कैपिटल टी। वेरी गुड, कैपिटल टी। तो ये क्या है? जीन है कि नहीं है? है। तो क्या ये जीन पूरा चला जाएगा? तो क्या होना चाहिए? गैमीट बनना चाहिए। कौन सी सेल डिवीजन बनाएगी? मियोसिस बनाएगी। तो फिर आपने मियोसिस की बेटे क्या बनाएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे बताओ कितने टाइप के गैमीट बने? कितने टाइप के गैमीट बने? 2 टाइप, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। बस इतना ही पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेशियो याद रखना है सारा। अब मैं इसका क्रॉस कराता हूं बेटे, क्या मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यही आ रहा है, यही आ रहा है। हम क्या निकाल सकते हैं यहां से? क्या इसको आप F2 कहेंगे? बोलिए क्या ये F2 है? फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे, फिनोटाइप रेशियो। लेकिन उससे पहले जीनोटाइप रेशियो। हम ये अगर कह रहे हैं कि फिनोटाइप वो होता है जो जीन की वजह से दिखता है, तो पहले हम जीनोटाइप की बात करते हैं। समझे कि नहीं? जीनोटाइप कितने टाइप का हो सकता है? मैक्सिमम 3। कौन कौन सा? होमो कैपिटल निकल जाता है। फिर क्या है जो निकल जाता है? कैशियर हो तुम, कैश निकाल रहे थे। हाँ, क्या बातें कर रहा था? क्या निकल जाता है? घर से नहीं निकल जाता है टाइम पे, है? पढ़ लो, पढ़े? जोक सुना है? जेनेटिक्स पढ़ रहे हो अगर, टर्म्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि जब तुम जेनेटिक्स का कुछ भी पढ़ो तो सोचो भी जेनेटिक्स के लिए। समझे कि नहीं? निकलना नहीं है। नीट में अगर निकल गया तो उधर नहीं निकलेगा, ठीक है? एग्जाम नहीं निकलने वाला है। नींद आ रही है तुम्हें मुस्तफा? जीनोटाइप कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3। होमोजाइगस, डोमिनेंट, होमोजाइगस। जोक याद आ गया, सुनाई देते। आज तो सुनी लो बेटा लाइव जोक। एक आदमी जो था उसने किसी एक नेताजी से गधा कह दिया। क्या कह दिया? गधा। नेताजी को बुरा लग गया कि भाई हमसे गधा कह दिया। चले गए कोर्ट में, केस कर दिया जज के सामने, है ना। जज ने कहा उस आदमी से, भाई तुमने क्यों गधा कह दिया? तो वो आदमी बोला, ठीक है हम शर्मिंदा है, माफी मांगते हैं और अब गधा नहीं कहेंगे। तो फिर उसने नेताजी से कहा, अब तो खुश हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बोले हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी कभी किसी नेता को गधा नहीं कहेगा। तो वो आदमी बोला, ठीक है हम किसी नेता को गधा नहीं कहेंगे, लेकिन जज साहब मेरा एक सवाल है। तो बोले क्या सवाल है? तो सवाल ये है कि हम किसी नेता को तो गधा नहीं कहेंगे, लेकिन किसी गधे को तो नेता कह सकते हैं। तो जज बोले, हाँ इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते टाइम उस आदमी ने नेताजी से कहा, अच्छा ठीक है नेताजी चलते हैं। नहीं समझ आया? तो ये तुम्हारा जो IQ है ना उस लेवल का ही है बेटे। इसे तुम घर पे छोड़ के आया करो, बिल्कुल 0, है कि नहीं? तो यहां क्या हुआ? तुम मुझे देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं जब भी जीनोटाइप की बात हो रही है 3 और कुछ है ही नहीं ना नया तुम्हारे पास। होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस। तुम मुझे बताओ ये जो प्रोजेनी है क्या ये यूनिक नहीं है? यूनिक प्रोजेनी है, सारे आ गए। यस सर। क्यों यूनिक है मैं बताता हूं। तुमने क्रॉस कराया था टॉल वर्सेस ड्वार्फ, सारे टॉल आए। अब क्रॉस जो कराया वो क्या कराया? टॉल वर्सेस टॉल,
लेकिन यहाँ डॉर्फ भी आ गया है। यही तो यूनिक था, यही तो मेंडल का कॉन्सेप्ट था कि ब्लेंड नहीं होता जीन, ब्लेंड नहीं होता जीन। ध्यान से देखो, जीनोटाइप मुझे बताओ, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने आए? एक। होमोजाइगस रिसेसिव कितने आए? दो। दो एक दो बेटे, होमोजाइगस ये क्या है? डोमिनेंट। एक। ये क्या है? हेटेरोजाइगस कितने? ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है ना, कितना है? 1 to 1 है। इसका सम कितना आएगा? 4। प्रोजेनी कितना है? समझे कि नहीं जैन? अब ध्यान से देखो बेटे, मुझे ये बताओ, ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट है ये कैसा दिखेगा? ये हेटेरोजाइगस कैसे दिखेंगे? तो ओवरऑल कितने टॉल दिख रहे हैं? 3। 3 टॉल दिखे बेटे। रेसेसिव कितने दिख रहे हैं? एक रेसेसिव दिख रहा है, एक रेसेसिव दिख रहा है। तो बेटे क्या हो गया? 3 1। इसका सम कितना आएगा? 4 आएगा। ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटे। क्या टॉल डॉर्फ का क्रॉस कराया तो सारे टॉल आ गए, सारे टॉल आ गए, समझे कि नहीं? यहां डॉर्फ नहीं आया। तो सरप्राइजिंग वाला डेटा कौन सा है? ये वाला कि ये डेटा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब आपने टॉल डॉर्फ का क्रॉस कराया डॉर्फ नहीं आया, ठीक है समझ आता है। लेकिन जब सिर्फ टॉल टॉल का क्रॉस करा रहे हैं तो वापस डॉर्फ आ रहा है। ये क्या साबित कर रहा है? ये जीन ब्लेंड नहीं हुआ था, जीन ब्लेंड नहीं हुआ था, मिक्सचर नहीं बना था। अगर मिक्सचर बना होता तो टॉल को टॉल से मिलाने पर और टॉल आ सकता था, लेकिन डॉर्फ नहीं आना चाहिए था। तो ये साबित कर रहा है बेटे, ये रेशियो, ये कंक्लूजन क्या साबित कर रहा है? नो ब्लेंडिंग इन जीन। कैसे पता लगा आपको? क्यों? क्योंकि डॉर्फ अपीयर हो गया। डॉर्फ अपीयर। थ्योरी पढ़ो जल्दी से, थ्योरी पढ़ो। देखो ये लिखा है, और पूरी थ्योरी पढ़ोगे, है ना? ये नहीं छोड़ छोड़ के थ्योरी पढ़ दोगे। पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, चैप्टर खत्म हो रहा है, फुल एनसीईआरटी पढ़ना है, समझे कि नहीं? पूरे पीवाईक्यूज लगाना है। ऐसे नहीं है कि जहां जहां पे तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पढ़ रहे हो, सब इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरी पढ़नी है, ठीक? तो ये क्लियर है, मोनो हाइब्रिड समझ आ गया? ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। देखो यहां देखो, क्रॉस अब तुम्हें समझ आ गया, तो ये समझिए आदिल बेटे, आपने क्या लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? इनका क्रॉस कराया तो क्या आया बेटे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरा, अब आप क्या कर रहे हो? क्या ये प्योर पेरेंट है? ठीक है। क्या ये F1 है? क्या मेंडल के हिसाब से F1 हमेशा कैसा होता है? हाइब्रिड। वेरी गुड। अब क्या करोगे बेटे आप? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस कराओगे तो बेटे क्या आएगा? सेल्फिंग हुई ना, ये आपने सेल्फ कराया ना, तो एक ये आप प्योर पेरेंट, फिर आप हाइब्रिड, फिर सेल्फ करा रहे हो। अब क्या आएगा बेटे? कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे तो बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ था कि नहीं था? लेकिन ये स्मॉल टी के साथ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि पहले तो ये सेग्रीगेट हुआ, अलग हुआ। दूसरा, इसका नेचर कैसा है? इंडिपेंडेंट। इसका बिहेवियर कैसा है? इंडिपेंडेंट। ये साबित हो रहा है सब। तो हम ध्यान से देखें क्या इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं बेटे? इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं बेटे? पहली चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? वन जीन विच इज मेड अप ऑफ 2 एलील। कितने? 2 एलील का ये कंट्रोल करता है क्या? कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा? 1 कैरेक्टर। एक पॉइंट समझ में आया बेटे? अब इस जीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जीन कैसा हो सकता है? आइडेंटिकल हो सकता है और नॉन आइडेंटिकल हो सकता है। अगर कंडीशन आइडेंटिकल है तो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल है तो हेटेरोजाइगस। तो ध्यान से देखो, क्या ये आइडेंटिकल वाली बात नहीं है? क्या ये आइडेंटिकल वाला पॉइंट नहीं है? तो वो क्या कह रहा है? एक जीन 2 एलील का बना हुआ होता है, यानी कि एक पेयर ऑफ फैक्टर। मेंडल ने इनको जीन नहीं कहा था, एलिमेंट या फैक्टर कहा था। ये कंट्रोल करता है कितने कैरेक्टर को? एक कैरेक्टर को। बेटे या तो ये आइडेंटिकल होगा या फिर नॉन आइडेंटिकल। क्या ये आइडेंटिकल वाला पॉइंट क्लियर हो गया?
ठीक है, लेकिन ये अगर नॉन आइडेंटिकल है तो वो क्या बता रहा है, या फिर ये आइडेंटिकल है। इफ नॉन आइडेंटिकल, अगर नॉन आइडेंटिकल है तब बेटे क्या कंडीशन होगी, वन डोमिनेंट, वन रेसेसिव। तो अब इस नेचर की वजह से क्या होगा, फिनोटाइप पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या रेसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा, क्या रेसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा ना, कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट वाला। तो डोमिनेंट ने हाइड किया हुआ है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, मास्क किया हुआ है किसको, रेसेसिव को। अब यहां ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा रहे हो, कितने प्रोजेनी आ रहे हैं, 4। कैसे आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। कंडीशन कैसी है, नॉन आइडेंटिकल। ये सारे दिखेंगे कैसे, टॉल। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल के मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन से प्रूव नहीं हो जाता है, यही सवाल है, यही क्वेश्चन है कि कहां से प्रूव किया है, प्रूफ कहां से कर दिया है, F1 जनरेशन से प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब एक पॉइंट समझिए, एक पॉइंट अगर आपने ये समझ लिया है कि ये F1 जनरेशन से प्रूफ हो गया, हम दूसरे पॉइंट पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या पढ़ा रहा हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यहां ध्यान से देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, सेग्रीगेशन का मतलब आइसोलेट होना, अलग हो जाना, समझे कि नहीं, अलग हो जाना। तो ध्यान से देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटे क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखो, ये जो आपने क्रॉस कराया कैपिटल टी पहले, फिर स्मॉल टी, इनको क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर अगली जनरेशन में आपको डॉर्फ कैसे देखने मिल गया, जब टॉल को मिला रहे तो डॉर्फ कैसे देखने को मिल गया, तो आपने सेल्फिंग कराई थी हाइब्रिड्स की, समझे कि नहीं। और ये जो हाइब्रिड्स आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनहेरिट होने से पहले क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये सेग्रीगेट हो जाता है, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, ये सेग्रीगेशन है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बस यहां ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी से आपने ये जो बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये तो हाइब्रिड है ना। अगर हाइब्रिड है तो मैं इम्प्योर लिख दूं, क्या इम्प्योर लिख दूं, लेकिन जब ये दोनों अलग हो गए हैं तो क्या ये हाइब्रिड रह गए, तो क्या ये प्योर नहीं हो गए ना प्योर। तो बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। मुझे ये बताओ, एक गैमीट एक एलील रिसीव करेगा कि दोनों एलील रिसीव करेगा, एक। जब एक करेगा तो हाइब्रिड कंडीशन तो हुई नहीं ना, प्योर कंडीशन हो गई। तो गैमीट हमेशा कैसा होता है, प्योर होता है, गैमीट इज ऑलवेज प्योर, समझेंगे। ये प्योरिटी किसकी वजह से आई, सेग्रीगेशन की वजह से आई। अगर वो अलग नहीं होते तो क्या प्योर हो पाता, नहीं हो पाता। तो ध्यान से देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा है बेटे, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, आदिल, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या हो जाता है, मियोसिस हुई। ईच गैमीट कितना रिसीव करेगा, ईच गैमीट रिसीव्स वन एलील। अगर वो एक ही एलील रिसीव कर रहा है तो क्या वो हमेशा प्योर नहीं होगा, इम्प्योर तो तभी हो सकता है ना जब दो चीजें मिली हुई हो और दोनों अलग अलग हो, नॉन आइडेंटिकल। ऐसे ही तो है ना। लेकिन यहां तो क्या है, चाहे वो आइडेंटिकल हो चाहे नॉन आइडेंटिकल हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं कह रहा हूं कैपिटल टी ये दोनों अलग हो गए तो एक टी ये तो प्योर ही है ना हमेशा। अगर वो रेसेसिव है, ये अलग हो गया, तो यहां तो हमेशा स्मॉल टी ही आना है ना। अगर मैं कह रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन हेटेरोजाइगस है भी, तब भी एक प्योर ये बना, एक प्योर ये बना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है वो देख लीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। मुझे ये बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस किससे प्रूव हो रहा है, मोनोहाइब्रिड के F1 जनरेशन से। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किससे प्रूव हो रहा है, मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन से। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सेग्रीगेशन सिर्फ F2 जनरेशन में होता है, सेग्रीगेशन इज एवरीवेयर, सेग्रीगेशन हर जगह होगा। डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, कोई जनरेशन, कोई क्रॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग होना ही है। गैमीट बनना है तो मियोसिस होना है कि नहीं, गैमीट बनाना है तो मियोसिस तो करना पड़ेगा ना, बस वही है, समझे कि नहीं। अब जल्दी से पढ़िए अपनी बुक में, पढ़िए। वही अब पूरा पढ़िए, हम इतना ही करेंगे आज, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, ठीक है। याद कर लेंगे बहुत अच्छे से।